जय हिंद बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा आज आपके बीच आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का दूसरा पाठ बाजार दर्शन लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और इस पाठ में मुख्यतः हम लोग 5 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ समझने से पूर्व हम सबसे पहले लेखक जैनेन्द्र कुमार को समझें, उनकी लेखनी को समझें। वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनके लेखन की शैली क्या है, उनके लेखन शैली का दर्शन क्या है, उनके लेखनी का दर्शन क्या है। आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखेंगे लेखक जैनेन्द्र कुमार का जीवन काल 1905 से 1990 के बीच का है। यानी ये एक ऐसे लेखक हैं कि इनकी रचना में हमको एक तरफ जहां स्वतंत्रता संग्राम की बातें मिलेंगी, उस बीच के दौर की सारी चीजें मिलेंगी, उसका दर्शन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर 1990 का तक का कालखंड ये बताता है कि हमें आधुनिक युग के भी बहुत सारी चीजों से अवगत वो कराएंगे। और मुख्यतः जैनेन्द्र कुमार ऐसे लेखक हैं जिनमें स्वतंत्रता पूर्व का दर्शन और स्वतंत्रता के बाद का दर्शन दोनों का संगम मिलता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी रहे। उनके चिंतन को, उनके दर्शन को इन्होंने समझा और अपने जीवन ही नहीं, अपनी लेखनी में भी इसको भरपूर उतारने का प्रयास किया है। और इस पाठ में भी इसी चीज का संगम हमको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये एक चिंतनशील लेखक है। चिंतनशील लेखक कहने का मतलब कि वो किसी न किसी चीज पर अपना विचार बताते हैं। और तीसरा है अनौपचारिक। इनके लेखन शैली की तीसरी विशेषता है ये अनौपचारिक तौर पर कोई भी चीज लिखते हैं। अनौपचारिक कहने का मतलब हम सबसे पहले समझें कि अनौपचारिक है क्या। किसी भी चीज का 2 तरीका होता है, एक औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है। औपचारिक जैसे कपड़ा से हम लोग समझेंगे कि हम लोग जब कहीं मीटिंग में या स्कूल में या कहीं किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, वहां हमारी ड्रेस, ऑफिशियल ड्रेस कुछ और होती है। ऑफिस में हम कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, घर पे हमारे पहनने का अलग कपड़ा होता है, सोने के लिए कुछ अलग तरीके के कपड़े होते हैं। दोस्तों के बीच जब हम बात करते हैं वो तरीका और होता है, मित्रों से बात करते हैं तरीका और होता है, टीचर से बात करते हैं तरीका और होता है, अपने बड़ों से बात करते हैं वो तरीका और होता है। ये 2 तरीके हैं। इसको यही समझेंगे कि जब हमको बिल्कुल किसी नियमबद्ध होकर काम करना पड़ता है, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो हमको जो यूनिफॉर्म मेरे लिए दिया गया है वही यूनिफॉर्म हमको पहन के जाना। ऑफिस जा रहे हैं तो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, पैंट, शर्ट, टाई, जूता, मोजा, अच्छे ऑफिस में खड़े रहते हैं तो ठीक है। और अनौपचारिक मतलब हो गया कि बिना किसी नियम में, बिना किसी परिपाटी में बंधे हुए हम यह काम करते हैं। जैसे दोस्तों से बात करना, छोटे बच्चों से बात करना, ये अनौपचारिक होता है। कैजुअल हम लोग सोचते हैं कोई भी कैजुअल कपड़ा पहन लेना, जैसे कोई तरीका नहीं है कि हाँ कुछ भी पहन के कहीं चल दिए। ये होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत हम लोग यहाँ लेखनी में देखेंगे क्या। अनौपचारिक में हो गया कि बिल्कुल किसी निर्मित खांचे में वो अपना चिंतन, वो अपनी बात को नहीं रखते।
और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल बातचीत के तरीके से लिखा गया इनका यह पाठ है। जैसे निबंध है, निबंध यदि पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है। ये अपना चिंतन रखते तो हैं इस पाठ के जरिए, लेकिन कोई नियमित खांचा नहीं है, कोई ढांचा नहीं बना हुआ इनका, और ये अपनी बात को रखते बड़े अच्छे से। इस पाठ को पढ़ने में भी बड़ा मजा है, क्योंकि कहानी के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद अपनी बात को, अपने चिंतन को वो रखते हैं। इस पाठ में मुख्यतः 5 बातों पर चर्चा की गई है। पहला है इंसान के परचेसिंग पावर पर चर्चा की गई है। दूसरा है बाजार में प्रचंड व्यंग शक्ति पर चर्चा की गई है। तीसरा है बाजार का बाजारूपन। चौथा है बाजार की आवश्यकता और उसका महत्व। पांचवा है बाजार की विनाशक और शैतानी शक्ति। परचेसिंग पावर को समझाते हुए वो एग्जाम्पल देते हैं कि उनके एक मित्र हैं, वो बाजार से आते हैं और ये कहते हैं कि भाई इतनी सारी खरीदारी कर ली और ये देखो बटुआ दिखाते हैं कि ये बटुआ तो मेरा पूरा खाली हो गया। ये सब वो अपनी पत्नी को इशारा करके उनके मित्र कहते हैं कि ये सब इनकी महिमा है। स्त्री महिमा यहाँ पर एक शब्द है जो लेखक बताते हैं। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि कहने को मित्र तो कह रहे हैं कि स्त्री महिमा है, लेकिन सच पूछा जाए तो यह इंसान के परचेजिंग पावर को दर्शाता है। परचेजिंग पावर मतलब हम कितना खरीद सकते हैं, मेरा पॉकेट कितना अलाउ करता है। बात को समझिएगा बड़े अच्छे से। मेरा पॉकेट जितना अलाउ करता है, हम बाजार से वो सारी चीजें खरीद के ले आते हैं, क्योंकि हम ये बाजार जाते समय हम ये नहीं सोचते कि हमको क्या मिलना है, क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या लेने हम आए। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि हम बाजार लेने जो भी चीज जाते हैं कुछ और उठा कर लेता है। ये अच्छा दिख रहा था, भले ही मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, भले ही मेरे मासिक बजट जो मंथली बजट है वो अलाउ नहीं कर रही है कि हमको ये खरीदना, लेकिन अच्छा लग गया ले लिए। क्या पता अगली बार बाजार जाऊं, पैसा जब पास में हो तो ये चीज मुझे ना मिले। ठीक है, तो ये बताता है कि यदि आपके पॉकेट में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये हुआ इंसान का परचेजिंग पावर। ठीक है, दूसरा है बाजार में प्रचंड व्यंग शक्ति। यहाँ बता रहा है कि बाजार में प्रचंड व्यंग शक्ति होती है। व्यंग शक्ति यानी कि आपको नीचा दिखाने की शक्ति। एग्जाम्पल है, मान लीजिए अभी हम चल रहे हैं, अचानक से साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, या बाइक से चल रहे हैं, स्कूटर किसी भी चीज से चल रहे हैं, अचानक से कोई, या फिर कार से ही चल रहे हैं, अचानक मैं जिस भी सवारी पे हूँ उससे कोई अच्छी चमचमाती हुई गाड़ी मेरे पास से निकल जाए तो एक बार मन को तो लगता है कि अरे ये गाड़ी काश मेरे पास होती, लगता तो है। तो यह है बाजार की प्रचंड व्यंग शक्ति। दूसरी चीज, बाजार हम जा रहे हैं, चीजें देख रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे, तो क्या बाजार मुझे चिढ़ा रहा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते, देखो मेरे पास कितना सामान है तुम में शक्ति, इस तरह की बात होती है। तो ये बाजार में प्रचंड व्यंग शक्ति होती है कि आपको वो नीचा दिखा सके कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। तीसरी चीज है बाजार का बाजारूपन। बाजार का बाजारूपन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाजार में मुक्त आमंत्रण होता है। भले ही कोई चीज मेरी जरूरत की है या नहीं है, वो मेरे काम की है नहीं भी है, तो भी बाजार का बाजारूपन ये होता है कि वो हमसे वो चीजें खरीदवा लेती है। सपोज जैसे हम बाजार में गए, हमको कोई छोटा डब्बा खरीदना है, एक डब्बा खरीदने गए, अच्छा पैसा तो है पॉकेट में, मिल रहा सस्ते में, चलो 2-4 ले लेते हैं, पता नहीं ये ऑफर कब तक रहे। कपड़ा खरीदने गए एक, अच्छा सस्ते में मिल रहा है, सेल, चलो 2-4 लेते हैं। भले ही वो कपड़े, वो सामान मेरे अलमीरा की शोभा बढ़ाए, मेरे स्टोर की शोभा बढ़ाए, उसका यूज हम कभी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं। यह है बाजार का बाजारूपन। और चौथा पॉइंट है बाजार की आवश्यकता और उसका महत्व।
बाजार की आवश्यकता और उसका महत्व पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे बाजार का महत्व क्या है, सामान किस लिए बनता है। बाजार में तो सामान बिकते हैं, कोई भी सामान हो, खाने का हो, पहनने का, ओढ़ने का हो, या किसी भी तरह का यूज का, मेकअप का हो, कुछ भी हो, वो बनता किस लिए है? वो बनता है हमारी जरूरत के लिए। ठीक है, हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग बटे हुए हैं। उच्च वर्ग के भी हैं, निम्न वर्ग के भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं। पर जो बाजार सजा होता है, जो मार्केट्स होते हैं, जो मॉल होते हैं, वो आपका शकल नहीं देखते, क्योंकि सामान तो निर्जीव है, फिर भी उसको आमंत्रण देता है, फिर भी वो आपको इनवाइट करता है। पैसा नहीं है तो आप उसको मत लीजिए। लेकिन यहाँ सोचना यह है कि बाजार है तो बाजार की आवश्यकता क्या है कि हम अपनी जरूरतों को वहां पूरा करें, और यही उसका महत्व भी है। अगर हम बेकार की चीजों को खरीद लें, मान लीजिए कि हमको सिर्फ मेरा काम वो कीपैड वाला छोटा वाला मोबाइल होता है, केवल उससे चल जाए, और मेरे पास यदि 60,000, 40,000, 50,000 की मोबाइल आ जाए जिसका फंक्शन ही हमको नहीं पता, तो या मेरे वो यूज किया ही नहीं है, हमको उसका कोई आगे भविष्य में काम ही नहीं है, ये सोच करके मेरे पास महंगी मोबाइल है हम ले लेते हैं, ये बाजार का महत्व नहीं है। बाजार आपकी जरूरतों को पूरा करने का साधन है, न कि आप बाजार से सब कुछ जोड़कर अपने घर में रख लें और अलमीरा में बंद कर लें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमको पढ़ने का शौक नहीं है, ठीक है, मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं है, लेकिन हम अच्छे से अच्छी किताबों को अपने रैक में सजा दें, अलमीरा में सजा दें, या ले जाकर घर पर तिजोरी ये अलमीरा में बंद कर लें, या सिर्फ दिखाने के लिए रख लें, ये उस किताब का महत्व नहीं है। किताब का महत्व तभी है जब उसको पढ़ने वाले लोग हों, उसको समझने वाले लोग हों, नहीं तो वो बेकार की चीजें हैं, वो आपके या मेरे लिए वो बेकार की चीज है। पांचवा है बाजार के विनाशक और शैतानी शक्ति। विनाशक और शैतानी शक्ति कहने से जैनेन्द्र का यह तात्पर्य है कि बच्चों, बाजार ने हमारे बीच में मानवता की सारी सीमाओं को भुला दिया है, कोई मानवीयता नहीं है, वो सिर्फ नोचने खसोटने का, जो चीज एक धंधा मात्र है, हम ऑक्यूपेशन है जिससे हम अपनी जरूरत को पूरी करने का वो साधन मात्र है, कोई भी व्यवसाय, उसे इसने इसका विनाशक रूप दे दिया। विनाशक रूप इस सेंस में कि मानव को भूल गया, केवल उसका काम पैसा कमाना रह गया है, चाहे वो आप जिस स्रोत से पूरा करें, ये वो नहीं देखता। आप उधार लेकर करें, चोरी करके करें, डकैती करके करें, हम क्या देखना चाह रहे हैं? देखते देखते कहीं हम लोग अपनी बाइक लगा देते हैं, स्कूटी लगा देते हैं, पता चलता है कि वो सारी चीजें चोरी हो गई। चोरी का माल कहाँ बिकता है? जो लोग उसे चुराते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, शिक्षित भी नहीं होते, कोई ना कोई अपना शौक पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वो चीजें लेकर आते हैं। अब आया गांधीवादी दर्शन इस पाठ में कहाँ है? गांधीवादी दर्शन इस पाठ में एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ बताते हैं। इस पाठ में एक चूरन वाले भगत जी का एग्जाम्पल लेखक ने दिया है। वो बताते हैं कि वो उनको जरूरत डेली की 6 आने पैसे की है, और वो डेली उतना ही बेचते हैं कि उनको 6 आना पैसा उनके पास आ जाए। सारी चीजें हैं बाजार में सजी हुई, वो सबको धत्ता बताते हुए कि ये चीजें उनके लिए बेकार है, वो सिर्फ बाजार से अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। ये चीज भगत जी के एग्जाम्पल द्वारा उन्होंने बताई है कि मेरी जरूरत जितनी की है, हमको उसी में जीना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर लेखक अपने पाठ के जरिए आपको बताते हैं कि अगर किसी पर दबाव देकर, हमको संयम तो रखना चाहिए,
यहाँ बताते हैं, लेखक का बताना है कि हम अपने मन पर संयम रखें। चीजें तो दुनिया में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यदि हमारे मन पर संयम हो तो हम अपनी आवश्यकता की, अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? क्या जबरदस्ती करवाने से कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, अपने मन पर नहीं खाएंगे? जबरदस्ती अपने मन से करेंगे, अपने मन पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो यह संभव नहीं है बच्चों। यह संभव तभी है जब हम अपने मन को इस लायक बना लें कि नहीं ये मेरे जरूरत की चीज नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए। दबाव बना करके किसी भी चीज का आपको उससे छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता, आप उसको नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, मन मर्जी से छोड़ें तो यही वास्तव में मन का संयम होता है। कुल मिलाकर पाठ में इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा की गई है और इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यह बताना चाहता है लेखक कि बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि बाजार कभी भी किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह सिर्फ मनुष्य की क्रय शक्ति देखता है। इसने समाज से लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्रीयता को समाप्त कर दिया है और यह एक नए तरह का सामाजिक समता स्थापित करता नजर आता है जिसमें सिर्फ उसकी क्रय शक्ति का हिसाब है और इसी के जरिए वह मानव हमारे बीच आज इस आधुनिक युग में एक नए समाज की स्थापना होती प्रतीत हो रही है। धन्यवाद।